गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरू कल से की थी मैंने, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं की है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। कल की क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग सेक्शन में। इसी क्लास में आप आइकॉन जब ऊपर के देखेंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग सेक्शन एक है, वहाँ से जा करके कल की क्लास देख सकते हैं, तो आपको एक पृष्ठभूमि मिल जाएगी। आज हम कल के आगे से ही स्टार्ट करेंगे। कल हमने बताया था कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण या ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण, उसमें बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन का शोषण और ब्रिटिश अर्थतंत्र किस प्रकार से भारतीय अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में विस्तृत रूप से की थी, कल की क्लास में विस्तृत रूप से की थी। तो आज उसी के आगे हम चर्चा करेंगे। जो लोग भी ऑनलाइन हैं वो अपना आज की क्लास से स्टार्ट करें और कल की क्लास को देख लेंगे अपना जा करके रिकॉर्डिंग सेक्शन में। और इसकी एक क्लास मैं लूंगा कल परसों में, थोड़ा सा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से चौपट किया गया। इसमें रजनीकांत दत्ता ने एक पुस्तक लिखी है इंडिया टुडे नाम से, और उसमें उन्होंने 3 चरण दिए हैं। इसके एक वाणिज्यिक चरण है, 1813 से इसकी शुरुआत मानी जाती है ब्रिटिश शासन उपनिवेशवाद का जो प्रभाव शुरू हुआ। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण उन्होंने बताए हैं अपनी इस पुस्तक में। रजनीकांत दत्ता की पुस्तक है इंडिया टुडे, और उसमें उन्होंने रजनीकांत दत्ता ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कॉलोनियल रूल के 3 फेजेस या 3 चरण बताए हैं। प्रथम चरण है वाणिज्यिक चरण, जिसको उन्होंने 1813 तक का समय बताया, 1757 से लेकर के 1813 तक, जब प्लासी के युद्ध के बाद से, जब ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत की सत्ता में अपना हस्तक्षेप शुरू किया और भारतीय सत्ता को धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पूरे भारत पर इकट्ठा कब्जा कर लिया, चरण बाई चरण जो है। तो शुरुआती चरण 1757 से 1813 तक, जिसको उन्होंने वाणिज्यिक चरण बोला, कमर्शियल फेज बोला। फिर 1813 से समय आया वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय आया, एक कैपिटलिज्म का समय आया, और फिर वित्तीय पूंजीवाद का समय आया। तो इन 3 चरणों में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने या ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया। और
उसी आर्थिक नीतियों के प्रभाव ने, उनकी आर्थिक नीतियों ने भारत के बुद्धिजीवियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत को किस प्रकार से अंग्रेज बर्बाद कर रहे हैं, और उसी की परिणति भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में निकली। और उसी को हमने कल चर्चा भी की थी उस पर डिटेल में। आज यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों के बारे में हमको स्टार्ट करना है, और किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक डिफरेंट डिफरेंट फेज के दौरान जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसी को हम देखेंगे अभी। तो यहाँ देखिए प्रथम चरण जो है, यहाँ हमने 3 चरण लिखे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, और इसमें प्रथम चरण हमने लिखा हुआ है 1885 से 1905 तक का, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर उदारवादी चरण या आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग की चर्चा मतलब बोला है, बताया गया है। तो इसी को डिटेल में भी अभी हम देखेंगे। पहले यहाँ हम शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। और शुरू में उदारवादी युग इसलिए कहा गया क्योंकि शुरुआत का जो काल था वो बहुत ही उदारवाद से परिपूर्ण था। वहाँ जो भी कांग्रेस के शुरुआती दौर के नेता थे या संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने सिर्फ जो है अंग्रेजों से याचनाएं की, कुछ मांगे अपनी रखी, और उनको अंग्रेजों ने सिरे से नकार दिया, केवल दिखावे के लिए कुछ मांगों को माना भी। तो इसीलिए इसको उदारवादी चरण कहा गया है कि यहाँ एक बहुत लिबरल तौर पर जो है अंग्रेजों को ही माना जाता था कि वो ही भारत का शासन अच्छे से चला सकते हैं। इसको आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग इसलिए कहा गया क्योंकि इस फेज से पहले कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव था उसको उजागर किया। जैसे अभी हमने एक नाम लिया रजनीकांत दत्ता का, जिन्होंने इंडिया टुडे नामक पुस्तक में अंग्रेजों के जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव था उसको दर्शाया। फिर दादा भाई नौरोजी ने कुछ लेख लिखे, तमाम सारे पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रथम बार भारत राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, और कई सारे तत्व जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित थे वो आए, और इसीलिए इसको आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग कहा गया। क्योंकि जो अंग्रेजों का विरोध पहली शुरू किया गया वो इसी तथ्य को या इसी बात को लेकर के शुरू किया गया कि अंग्रेजों ने भारतीय धन को किस प्रकार से यहाँ से निकाल करके और ब्रिटेन पहुंचाया। तो इसीलिए ये पहला चरण जो है ये आर्थिक फेज एक तरह का है, या बुद्धिजीवियों ने हमको ये बताया कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे यहाँ से धन का बहिर्गमन कर रहे हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, जिसमें उनका कई लेख है वो हम बताएंगे आपको, अभी लिखवा भी देंगे। फिर उसी क्रम में रमेश चंद्र दत्त थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो भारत की आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो रमेश चंद्र दत्त या आरसी दत्त ने लिखी। और उसमें भी उन्होंने अंग्रेजों द्वारा हुए शोषण या आर्थिक शोषण का उल्लेख किया। तो ये सब, ये जो फेज रहा है इसमें ज्यादातर मांगे जो उठी वो अंग्रेजों द्वारा फिजूल खर्ची या अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर बोझ, जो आर्थिक बोझ था उसको कम करने की बात की गई। जैसे सैन्य खर्चों में कटौती करने की बात की गई, और उसी हेलो आपको आवाज आ रही होगी, नहीं आ रही? हेलो, सभी को आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके। हेलो।
हम्म। अगर किसी को सही आवाज नहीं आ रही होगी तो कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो, वॉइस क्लियरिटी ना हो, तो कमेंट कर दीजिए। हम्म। तो यहाँ हमने अभी बताया कि इस फेज में बेसिकली ज्यादातर मांगे जो उठी हैं वो अंग्रेजों द्वारा जो आर्थिक बोझ हम पर डाला गया उसको खत्म करने की बात की गई। फिर लेकिन इससे देखा कुछ। अब ये रुक रुक के आवाज तो खैर ये नेटवर्क प्रॉब्लम इशू रहता ही है, थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू रहेगा। तो जैसे बहुत से जब नए बुद्धिजीवी कांग्रेस से जुड़ने लगे, उनमें कुछ धड़ा ऐसा था जिन्होंने ये कहा कि ये जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति हो रही है, पॉलिटिकल मेंडिकेसी जो चल रही है, उसको उन्होंने सीधे भिक्षावृत्ति का नाम दे दिया, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। कि अंग्रेजों से इस तरह से क्षमा याचना या इस तरह से याचना करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको थोड़ा आक्रामक होना पड़ेगा, अंग्रेजों का बहिष्कार करना पड़ेगा, एक थोड़ा एग्रेसिव आंदोलन चलाना पड़ेगा। और इसके समर्थक कुछ नेता आए जिनमें लाल बाल पाल का नाम फेमस है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जैसे नेता। वो कांग्रेस के ऐसे नेता थे या ऐसे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने ये कहा कि अब कांग्रेस के समक्ष अंग्रेजों के समक्ष कांग्रेस को थोड़ा आक्रामक रूप दिखाना चाहिए और बहुत हो गया। तो वहां से जब ये एक विचार थॉट प्रोसेस शुरू हुए और ये विचारधारा शुरू हुई, तो वहीं से इसको गर्म पंथ का उदय माना गया। इसीलिए 1905 से इस प्रकार के जब थॉट आने शुरू हुए तो उसको गर्मपंथी युग का नाम दिया गया और वहां से द्वितीय चरण शुरू हुआ कांग्रेस का। और गर्मपंथी युग, फिर उत्तरदायी शासन की शुरुआत इसमें हमने इसलिए लिखी है क्योंकि यहीं से धीरे धीरे 1909 का एक्ट है, फिर आगे 1919 का एक्ट है, इन सब ने जो है भारतीयों को, जो भारतीय इस काल में मांग कर रहे थे कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीयों को मौका दिया जाए कि वो भी केंद्रीय परिषद में आए और खुद नियम कानून बनाने में जो है भाग लें, पार्टिसिपेट करें। तो वो चीज यहाँ आते आते धीरे धीरे मांग उनकी माने जाने लगी और इस फेज को उत्तरदायी शासन की शुरुआत भी बोला गया। इसी में जब गर्मपंथियों का प्रभाव ज्यादा दिखने लगा तो ब्रिटिशर्स को भी प्रॉब्लम हुई, अंग्रेजी सत्ता को प्रॉब्लम हुई, कांग्रेस पर दबाव बढ़ा और इस प्रकार से कांग्रेस में फूट हुई। गर्मपंथियों को एक बार वहां से हटा दिया गया, कांग्रेस से निकाल दिया गया और उनको जेल डाल दिया गया। इस प्रकार जो गर्मपंथी थे उनका दमन अंग्रेजों ने जो है थोड़ा सा बहुत आक्रामक रूप में किया और वहां से क्रांतिकारी युग की शुरुआत हुई। एक नए तरीके का आंदोलन शुरू हुआ जिसमें हिंसक घटनाएं घटने लगी, मीन्स हिंसा के रूप में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई और एक नई विचारधारा पनपी कि हम अंग्रेजों की हत्या करके या जिस प्रकार के अंग्रेज हैं जिनके अंदर दया का कोई भाव नहीं है, उनको हम खुद गोली मार करके, अंग्रेजों को डरा धमका करके हम भारत से निकाल सकते हैं। तो ये एक विचारधारा का भी डेवलपमेंट हुआ और उसी को क्रांतिकारी विचारधारा कहा गया, रेवोल्यूशनरी थॉट्स बोले गए। अंग्रेजों ने तो उन्हें आतंकवादी नाम दिया, टेररिस्ट धड़ा बोला जो है, और या अतिवादी धड़ा बोला या उग्रवादी बोल दिया सीधे सीधे। तो लेकिन उनका भी मेन एम यही था कि भारत से अंग्रेजों को निकाला जाए, लेकिन उनका तरीका, उनकी कार्यशैली अलग हुई, इसीलिए उनको क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी के तौर पर जाना गया और उसकी शुरुआत भी इसी फेज में हुई। और दो फेज हैं इसके, एक प्रथम चरण और द्वितीय चरण क्रांतिकारी युग के। एक शुरुआती चरण है जो कि 1905 से 1920 के अंदर का है और उसके बाद फिर एक 1925 से 1930-35 तक का है। तो इस ये पूरा एक अलग टॉपिक है, इस पर हम अलग चर्चा करेंगे। फिर जब भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हुआ तो गांधी जी ऐसा नहीं था कि राजनीति में नए थे या अंग्रेजों से उनका पहली बार पाला पड़ा।
यहाँ भारत में राजनीति शुरू करने से पहले वो अफ्रीका में काफी समय बिता चुके थे, साउथ अफ्रीका देश में। और वहाँ वो अपने एक व्यवसायिक कार्य से गए थे, बैरिस्टर की हैसियत से एक कंपनी का केस लड़ने गए थे। और वहां में रह रहे भारतीयों के लिए उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आवाज उठाना शुरू किया। अंग्रेजों का उपनिवेश वहां भी था, वहां बहुत सारे भारतीय गए थे काम करने के लिए। और वहां भी उनके ऊपर कुछ बहुत सारे शोषण हो रहे थे अंग्रेजों द्वारा। खुद गांधी जी उस शोषण का शिकार बने, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया, जहां पर उनके साथ में रंग भेद का वो शिकार हुए, अफ्रीका में नस्ल भेद का शिकार हुए। और वहां पर उन्होंने सोचा कि जब इस प्रकार से अंग्रेज दूसरे देश में भारतीयों के साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके देश में तो क्या स्थिति होगी भारतीयों की। ये सोच करके वो उन्होंने फैसला किया कि भारतीय राजनीति में प्रवेश करेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध एक सोची समझी रणनीति के तहत स्टेप बाय स्टेप अपने आंदोलन चला करके और फिर अंग्रेजों को यहाँ से निकालेंगे। तो गांधीवादी युग इसीलिए नाम दे दिया गया क्योंकि इस चरण में पूरी की पूरी राजनीति गांधीयन फिलॉसफी से प्रभावित थी, गांधीवाद से प्रभावित थी। उनके 3 बड़े आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन। और इन तीनों आंदोलनों ने भारत से अंग्रेजों को निकालने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसके बारे में डिटेल चर्चा हम जब तृतीय चरण की शुरुआत करेंगे तो वहां पढ़ाएंगे। तो ये एक व्यू है, ओवरव्यू, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पूरा अवलोकन है कि किस प्रकार से एक स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। तो यहाँ आज हम शुरुआत करेंगे प्रथम चरण की, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के द्वितीय चरण तक की। तो आइए उसको देखते हैं फिर हम प्रथम चरण को। देखिए, यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना, जो अभी हमने लिखा था, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में राजनीतिक संगठन नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कई सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई थी और कोई एक दो नहीं, बहुत सारे राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। और ये एक जो राजनीतिक संगठन स्थापित करने की जो विचारधारा थी, ये यूरोप से प्रभावित थी, क्योंकि यूरोप में भी इस तरह के तमाम सारे संगठन बनते थे, जमींदारों के संगठन, व्यापारियों के संगठन, ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके, अपने संगठन में जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। और इसी क्रम में जो सबसे पहला संगठन बना 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से कलकत्ता में, 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो ये जमींदारों का एक संगठन था, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, ये लोग इस संगठन को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका में रहे। और ये वहां के जो जमींदार वर्ग थे उनके हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया। उसके बाद फिर बहुत सारे संगठन बने, जैसे 1843 में 1843 में बना बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बना, उसमें भी यही लोग अंग्रेज ही सदस्य बने। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। इसकी भी स्थापना कलकत्ता में हुई और इसमें तो अंग्रेज सदस्य भी बनाए गए। फिर 1851 में बना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसी तरह से। लेकिन इनमें जो एक प्रमुख संगठन था 1876 में बना इंडियन एसोसिएशन। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय बहुत जाने माने बुद्धिजीवी थे, वकील भी थे,
और काफी अंग्रेजों के प्रखर जो है आलोचक रहे, और उन्होंने बहुत सारी बातों में अंग्रेजों की आलोचनाएं की। खास करके उनका जो आईसीएस आंदोलन रहा, इंडियन सिविल सर्विसेज आंदोलन, जिसमें उन्होंने अधिकतम सीमा को लेकर के, न्यूनतम सीमा और अधिकतम आयु सीमा को लेकर के उन्होंने आंदोलन चलाया और भारतीयों को मौका देने की वकालत की उस आंदोलन पर। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस, दो लोगों ने इस एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का द्वारा स्थापित हुआ, और आनंद मोहन बोस। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की। फिर उसके बाद बहुत सारे, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रनाडे का, मद्रास महाजन सभा, चेटियार का, और लंदन में भी दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि लंदन में स्थापित हुई। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है संगठन की स्थापना की गई। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस रखा, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। मतलब इसी संगठन ने 1883 में कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से तमाम सारे बुद्धिजीवी लोग आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत से बुद्धिजीवी आए। और इसी का द्वितीय सम्मेलन 1885 में जब कलकत्ता में हो रहा था, ठीक उसी समय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, उसमें नहीं सम्मिलित हो पाए, क्योंकि वो अपने एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन में उस समय भाग ले रहे थे। तो 1885 से पहले भी भारत में एक ऐसी लहर चली कि हम एक एसोसिएशन बना करके इस प्रकार से अंग्रेजों का लोहा ले सके। तो अब हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तथ्यों से। तो उसमें ये डालिए कि 1885 में एओ ह्यूम नामक अंग्रेज थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उन्होंने 1884 में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, और उसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में रखा गया। कांग्रेस का, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी गई बाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम भी जो है दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उनके दिमाग की उपज थी। डफरिन ने सहयोग किया, उस समय वायसराय डफरिन थे। और दोनों लोगों ने एक सोच उनकी ये थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें भारतीय हों, उनकी विचारधारा को जाना जाए, ताकि जिस प्रकार से 1857 में विद्रोह हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल चल रहा था कि अंग्रेज देख रहे थे कि जो बुद्धिजीवी हैं वो भी धीरे धीरे संगठन बना करके जो है अपने विचारों को रख रहे हैं। एक राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हो रही है। तो इससे थोड़ा अंग्रेजों में खलबली मची, और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ही एक ऐसा संगठन बनाएं जिस पर हम अपना संरक्षण रखें, और जो ये राष्ट्रवाद के विचार हैं उनको हम जानते रहें, ताकि अचानक कोई प्रेशर ना क्रिएट हो, अचानक कोई दबाव ना क्रिएट हो। और एक तरह से जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी आई, जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, और जब ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो सेफ्टी वाल्व निकल जाता है और अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाता है।
तो ये सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की तरफ से हुई, ताकि, एक मिनट, फोन आ रहा है, जरा मैं रिसीव कर लूं। हेलो। 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 हाँ, चलिए आगे फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो अभी जैसे हमने बताया कि 1884 में, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से A.O. ह्यूम ने एक संघ की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से, और जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसी में किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो 28 दिसंबर 1885 में बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ। और यहाँ जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी, सभी को पता होगा, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। यहाँ नाम में चेंज किया गया और यहीं पर नाम किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये नाम का सुझाव आया दादा भाई नौरोजी की तरफ से, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और जो प्रथम अध्यक्ष हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और टोटल जो सदस्य संख्या थी, कुल सदस्य 72 लोगों ने, 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और इस तरह के बहुत सारे मतलब थे सदस्य जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। और वहां ये कांग्रेस के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ एक तरह से। इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं शामिल थे, क्योंकि वो उसी समय 1885 में कलकत्ता में अपने जो इंडियन एसोसिएशन का अखिल भारतीय संगठन जो उनका था, एक सम्मेलन कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से, तो उसके बारे में हमने अभी आपको बताया है।
फिर देखिए, शुरू के 3-4 जो अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पहले अधिवेशन की मांग जो थी वो थी केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ज्यादा स्थान दिया जाए, सैन्य खर्चों में कटौती की जाए, आईसीएस परीक्षा की उम्र की जो अधिकतम सीमा है उसको बढ़ाया जाए। यही सब शुरुआती दौर की मांगे थी। और भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन बनाया जाए, ये सबसे प्रमुख मांग थी इनकी, कि जो प्रशासन अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा है उसकी जांच हो, और उसकी जांच के लिए ब्रिटेन में एक रॉयल कमीशन बने, और वो ये चीज जांच करे कि क्या भारतीयों का जो शासन चल रहा है इस समय, जो भारत पर ब्रिटिश शासन चल रहा है, वो किस हद तक उत्तरदायी है, या किस हद तक वो अच्छा है। तो एक प्रकार से शासन की जांच करने के लिए इन लोगों ने मांग की कि एक रॉयल कमीशन की स्थापना हो। खैर, ये मांगों में से पूरी मांगों को अभी माना नहीं गया फिलहाल तो, और इस प्रकार से, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी बात थी। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि अंग्रेजी संरक्षण में एक संगठन बना था, और भारतीयों का ये मानना था कि अगर अंग्रेजों ने खुद कोई इस प्रकार से अपना समर्थन दे करके संगठन बनवाया है, तो उनका एक तरह से इस संगठन पर कोई दबाव नहीं चलेगा, या अगर कोई अंग्रेजों की गाज गिरेगी तो ये संगठन उस गाज को झेल लेगा, उस बिजली को झेल लेगा, क्योंकि खुद अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त है इस संगठन को। और भारतीयों ने इसे तड़ित चालक के रूप में देखा, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों के तड़ित चालक के रूप में, कि अंग्रेजों का अगर कोई कहर बरसे, या अंग्रेज जैसे जिस प्रकार से 1857 का उन्होंने दमन किया, बहुत ही दुष्कर तरीके से, या एक तरह से बहुत ही अत्यंत हिंसक तरीके से, तो उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेजों के समर्थन हमको मिला रहेगा तो हम आराम से अपनी बातें अंग्रेजों से कह सकते हैं, और हमारी बातों का कोई दमन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दोनों लोगों की एक अपना अपना विचार था। अंग्रेजों का विचार था सेफ्टी वॉल थ्योरी के रूप में, भारतीयों का विचार था तड़ित चालक, जो बिल्डिंग्स पे तड़ित चालक लगे होते हैं, जो बिजली का, जो बिजली गिरती है आसमानी बिजली, उसको बिल्डिंग पर प्रभाव ना पड़े, और वो एक बाईपास होता है, वो पृथ्वी में चली जाती है। तो इस प्रकार इन्होंने तड़ित चालक के रूप में कांग्रेस की का स्थापना को देखा। शुरुआत के जो 3-4 अधिवेशन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रथम अधिवेशन 1885 में, उसका अध्यक्ष हमने बताया। ऐसे ही द्वितीय अधिवेशन फिर 1886 में कलकत्ता में हुआ, वहां सदस्य बढ़े। क्या? बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो 1886 में जो अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में, पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, और यहाँ जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष ये पारसी थे। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। तृतीय अधिवेशन जो हुआ 1887, और ये डेट वही है, लास्ट दिसंबर 28 या 29 दिसंबर से शुरू होकर के 2 दिन का या 3 दिन का, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईयर इंपॉर्टेंट है और जगह इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नेहरू, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा अधिवेशन भी लिख लीजिए, इलाहाबाद में हुआ 1888 में, यहाँ जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष, प्रथम कह रहे सॉरी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष।
जारजूल या जारजूले लिखा रहता है कहीं कहीं, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और इस अधिवेशन तक कांग्रेस के सदस्य लगभग 1248 सदस्य हो चुके थे चतुर्थ अधिवेशन तक। तो 72 लोगों से जो कांग्रेस शुरू हुई वो अब धीरे धीरे 1248 सदस्यों तक पहुंच गई। और शुरुआती दौर इनका वही था, वही सारी मांगे रिपीट होती थी हर बार। और इसको बहुत से जो गर्मपंथी नेता थे वो अनुनय विनय की प्रवृत्ति भी कांग्रेस की बोलते थे। अनुनय विनय का मतलब एक तरह से याचना करना और भीख की तरह जो है मांगना चीजों को। तो ये आलोचना है कुछ जो आगे कांग्रेस के गर्मपंथी नेता रहे उनकी। तो ये शुरू का जो दौर था ये प्रथम अधिवेशन की मांग कोई स्पेशल मांग नहीं थी। उसमें लिख लीजिए केंद्रीय जो प्रथम अधिवेशन जो शुरुआती दौर की मांगे थी, हम पूरा लिख के दे रहे हैं, कोई प्रथम अधिवेशन की ही मांग नहीं थी। ये शुरुआत के उदारवादी युग की ही मांग रही है। तो सबसे पहली मांग थी कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत की जाए। उत्तरदायी शासन क्या होता है अभी बता रहे हैं। को नियम कानून बनाने की छूट दी जाए। तो उत्तरदायी शासन का मतलब है कि जो नियम कानून बनाए या जो शासन जिनके हाथ में हो, एक्चुअल में जिनके ऊपर शासन चल रहा है उन्हीं के हाथ में शासन व्यवस्था दी जाए या उन्हीं के हाथ में नियम कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि अभी तक देखिए भारतीयों के लिए जो शासन के नियम बनते थे वो भारतीयों के हाथ में नहीं थे। ब्रिटेन में जो है बिल पास होते थे, वहां से शासन प्रणाली आती थी भारत, और यहाँ उसी के हिसाब से शासन चलाया जाता था। कुल मिलाकर के भारत में जो केंद्रीय विधान परिषद थी या प्रांतों में जो विधान परिषद थी, या इस तरह से कह लीजिए कार्यपालिका और विधायिका का विकास बहुत ज्यादा नहीं था। भारतीयों को उसमें भागीदारी बहुत कम थी। कार्यपालिका में तो ना के बराबर और विधायिका में भी ना के बराबर। तो धीरे धीरे कांग्रेस के शुरुआती दौर में यही मांग रखी गई कि केंद्र और प्रांत में, केंद्र व प्रांत की जो कार्यपालिका है, कार्यकारी परिषद है और जो विधायी परिषद है, उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई है। और दूसरी मांग थी कि उच्च नौकरियों में या सरकारी उच्च पदों पर भारतीयों का हिस्सा बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से, और फिर एक मांग और भी बहुत थी कि जो सैन्य खर्च हो रहा है, सैनिक खर्च में कटौती की जाए। और एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए। इसलिए भारत में ब्रिटिश शासन की जांच के लिए। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है, उसका कितना लाभ भारतीयों को मिल रहा है, इन सब की जांच के लिए कमीशन गठित हो। एक सैन्य कमीशन गठित हो कि सेना में भारतीयों को कितनी भागीदारी दी जाती है, और एक प्रशासनिक आयोग का गठन हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन गठित हो जो ये बताए कि यहाँ किस प्रकार से उच्च नौकरियों में भारतीयों को भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत शासन में, जो हमारा शासन था उसमें भारतीयों की भागीदारी कितनी है, इस चीज का क्वेश्चन शुरुआत में किया गया कांग्रेस द्वारा। क्योंकि उन कांग्रेसियों को ये लगा कि जब तक हम शासन में अपनी भागीदारी नहीं दिखाएंगे तब तक हम फिर, आजादी तो बहुत दूर की बात है,
पहले हमको कम से कम शासन में हिस्सा तो मिले, फिर हम धीरे धीरे बाद में बात करेंगे कि हाँ अंग्रेज छोड़ के यहाँ से जाएं। तो शुरुआत के दौर के नेताओं को का ये सोचना नहीं था कि अंग्रेज भारत से चले जाएं। उनका ये सोचना था कि जो अंग्रेजी शासन प्रणाली चल रही है वो ठीक है, लेकिन उसमें हिस्सा भी भारतीयों को मिले, उसमें भारतीयों को भी भरा जाए, भारतीय भी शासन प्रणाली में भागीदार बने। ये उनकी मांग थी शुरुआती दौर में। तो शुरुआत में तो उन्होंने सहयोग की भावना दिखाई कि अंग्रेजों के शासन में हम सहयोग करेंगे, बशर्ते कि हमको भी आप शामिल करिए। बाकी तो ये जब गर्मपंथी युग शुरू हुआ तो वहां से बहिष्कार की भावना शुरू हुई। वहां जैसे बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि ये जो हम अनुनय विनय की प्रवृत्ति रखे हुए हैं, ये क्षमा याचना की प्रवृत्ति रखे हुए हैं, ये जो हम बार बार हर साल अधिवेशन करके अंग्रेज। हेलो। बीच में कनेक्शन थोड़ा एरर आ गई थी, अभी तो आ रहा होगा। ठीक है। एक्चुअली आज मौसम खराब है, बाहर बारिश हो रही है और इस वजह से थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जा रही है बीच बीच में। तो आज अभी क्लास भी ज़्यादा नहीं चलाएंगे, थोड़ा हम जल्दी ख़त्म कर दे रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी सही से हो नहीं पा रही है। तो यहाँ वही है, प्रथम चरण में कोई विशेष बात नहीं हुई है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए, अगर शुरू में ही आक्रामक हो जाते, शुरुआत के फेज में ही, तो वहां पर ये जो इतना बड़ा कांग्रेस का विकास हुआ वो पहले से ही उसको दबा दिया जाता। तो इसलिए जो उदारवादी नेता थे उनको पता था कि अभी हम अचानक बहुत आक्रामक नहीं हो सकते हैं अंग्रेजों पर, हमको सिर्फ उनका सहयोग ही करना चाहिए। बस ये बात अंग्रेजों के दिमाग में बैठानी चाहिए कि हाँ हमको भी शासन का हिस्सा बनाया जाए, चाहे वो केंद्रीय परिषद हो, विधान परिषद हो, या प्रांतीय विधानसभाओं में संख्या को बढ़ाई जाए भारतीयों की, और या शासन तंत्र में सीधा हिस्सा दिया जाए। तो ये धीरे धीरे जब बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय या इनसे इनसे अरविंद घोष, इन लोगों को की विचारधारा ये थी कि हम इस तरह से कब तक मानते रहेंगे, तो हमको अब अंग्रेजों का बहिष्कार करना चाहिए। और फर्स्ट टाइम जो बहिष्कार की अवधारणा दी वो बाल गंगाधर तिलक ने दी कि अब हमको विरोध करना चाहिए। मीन्स अभी तक हम जो सहयोग की भावना दिखाए हुए हैं तो वो सहयोग करते रहेंगे तो वो हमको कुछ नहीं देंगे, तो हमको अब बहिष्कार, बाइकॉट जो वर्ड यूज किया वो बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार किया। और उसी समय चूंकि बंगाल विभाजन हुआ, उसके बारे में हम बताएंगे द्वितीय फेज में किस प्रकार से ये विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ी। तो चूंकि राजनीतिक शक्ति का केंद्र बंगाल था और उस समय करजन वायसराय बने, उन्होंने बंगाल को विभाजन करने की घोषणा की, बंगाल को विभाजित कर दिया और वहां से एक नई ऊर्जा आंदोलन में जुड़ी। और उस प्रकार जो है पहला एक आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन चला, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया गया, जो जिसमें सीधे बाइकॉट की बात की गई। तो एक स्वरूप ही बदला धीरे धीरे, और उसको भी चर्चा हम अभी करेंगे आगे के क्लासेस में। तो यहाँ पर अभी हमको खाली बस इतना समझना है कि शुरुआत का जो उदारवादी फेज रहा है उसका भी महत्व रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में पौधा बहुत नाजुक है। अगर वहां हम बहुत ज्यादा हम आक्रामकता दिखाते तो उस पौधे को नष्ट कर दिया जाता। तो पहले जड़ों को मजबूत किया गया उदारवादी युग में उदारवादी नेताओं ने, और वो जड़ें जब मजबूत हो गई तो फिर आक्रामक तरीके से धीरे धीरे गर्मपंथियों ने अपने बातों को रखा। यहां हमने एक चीज शुरू में लिखी थी कि हाँ मौसम तो खराब है, चल रहा है, क्या किया जाए किसी तरीके से। बारिश लगातार हो रही है। आज पहले तो मैंने सोचा था क्लास नहीं लेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि ले लेते हैं, कोई बहुत तेज बारिश नहीं हो रही थी। इसमें हमने अभी आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि ये फेज एक राष्ट्रीय आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग क्यों कहलाया। तो वहां पर जो दादा भाई नौरोजी का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्षेत्र में, उन्होंने अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया या इस तरह से
कई सारे लेख लिखे जिनके द्वारा उन्होंने धन बहिर्गमन के सिद्धांत दिए और उनके वांट्स एंड मीन्स और इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया, इस तरह के कई सारे जो हैं लेख रहे। और अभी हमने बताया ही आपको कि दो इतिहासकार और रहे जिन्होंने इस, एक रजनीपाम दत्ता, इनकी बुक थी इंडिया टुडे। रमेश चंद्र दत्त, इसी बुक में इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण की चर्चा की है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, इनकी बुक था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने कई सारे आर्थिक शोषणों की चर्चा की है। और दादा भाई नौरोजी का तो खैर एक अलग कंट्रीब्यूशन ही रहा, तो उसके बारे में भी लिख लीजिए। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया। इनका धन बहिर्गमन का सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन बहिर्गमन का सिद्धांत। और इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारत से पैसे को, किस प्रकार से प्रवाह भारत के पैसे का इंग्लैंड की तरफ हुआ। इनके लेख का नाम है, कई सारे लेख इन्होंने लिखे हैं, तो लेकिन जो पहली बार इन्होंने जो धन बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत किया वो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड का भारतीयों पर कर्ज। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ये कोई बुक नहीं है, ये इनका एक पर्चा, जिसको उस मतलब कहते हैं कि एक पर्चा निकाला या एक पेपर प्रस्तुत किया। तो छोटे छोटे निबंधात्मक लेख होते थे जिनमें किसी न किसी सब्जेक्ट पर कुछ न कोई लेख दिए जाते थे। और ये खैर कर्ज अभी भी बहुत बड़ा कर्ज इंग्लैंड का भारतीयों पर है। इसके विषय में एक कॉन्फ्रेंस हुई शशि थरूर जी की, और उनका एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है, उसको मैं देखूंगा, किसी दिन ग्रुप में डालूंगा। और पिछले साल हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोई प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने यही बताया। एक टॉपिक ये था कि किस प्रकार से हम कर्ज उतार सकते हैं, मतलब जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर क्या कर्ज चढ़ाए इंग्लैंड ने। तो उस पर उनका एक बहुत विस्तृत उल्लेख है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह इतना कर्ज है कि जिसको चुकाना तो खैर अब इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। तो उस कर्ज की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कर दी थी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, कि जो प्रॉस्पेरिटी आज इंग्लैंड की है या जो प्रॉस्पेरिटी उस समय हो गई थी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय पैसा जिम्मेदार था। और भारत के पैसे से उन्होंने अपना विकास किया, और भारत ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। इनके और भी कुछ लेख हैं, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में इन्होंने जो है एक और लेख लिखा। ये वाला भी 1867 का लेख है। और इन्हीं का एक और लिख लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है।
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी 1867 का ही है। फिर एक और इंपॉर्टेंट लेख था द वांट्स एंड मीन्स, जरूरत और साधन, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये 1870 का था। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये सब प्रमुख लेख लिखे गए। और हर जगह यही चर्चा होती थी इन बुद्धिजीवियों द्वारा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का बहुत प्रभाव पड़ा है, भारतीय पैसे, और इसी क्रम में जो है भारत के प्रति व्यक्ति आय का भी अनुमान लगाया गया। सबसे पहला जो अनुमान दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया भारतीय प्रति व्यक्ति आय का, और उन्होंने 1867 में 20 रुपए अनुमान लगाया था कि 20 रुपए भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय है। फिर धीरे धीरे मतलब एक वैज्ञानिक आकलन जो किया है तो वो डॉक्टर VKRV राव ने किया 1931-32 में। तो सबसे पहला राष्ट्रीय आय का या प्रति व्यक्ति आय कह लीजिए, चाहे राष्ट्रीय आय कह लीजिए, तो अनऑफिशियल तौर पर या कोई एक अनुमान पद्धति पर तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया प्रति व्यक्ति आय 21 रुपए। लेकिन पहला वैज्ञानिक आकलन जो स्टैटिस्टिक्स पर आधारित आकलन जो था, वो आकलन था प्रोफेसर VKRV राव का, प्रोफेसर VKRV राव। और इन्होंने 1931-32 में फर्स्ट टाइम साइंटिफिक पद्धति से वैज्ञानिक आकलन किया है, जिसमें 62 रुपीज इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय बताई उस समय। बाकी कर्जन के समय में भी हुई, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो हम ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव हम पर पड़ा 1757 से लेकर के 1857 तक, सौ साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक शोषण की विचारधारा से ही भारत में शासन किया, और बहुत बुरा शोषण हुआ इस दौर में, अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया। एक बहुत बुरा हाल समझ लीजिए कर दिया गया, और उसी का परिणाम भी 1858 में जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके पीछे भी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का बड़ा हाथ था, क्योंकि इस फेज में भारतीय कृषि, एक तरह से समझ लीजिए भारतीय किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, और रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इन सारी प्रक्रियाओं, इन सारी व्यवस्थाओं द्वारा एक तरह से किसानों का अधिकतम शोषण, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी झोली भरी। उन्होंने 62 रुपीज बताई थी, 61, 60 या 62 रुपीज। और जो दादा भाई नौरोजी ने बताया था 1867 में, वो 20 रुपीज बताया था दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने 1867, 68 में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, और उन्होंने 20 रुपीज बताया था प्रति व्यक्ति आय। और हमने बताया ही आपको कि 3 फेज ब्रिटिश उपनिवेशवाद के रजनीकांत दत्ता ने बताए, और उन 3 चरणों को आप चाहे तो लिख लीजिए। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण थे। ये रजनीकांत दत्ता के अनुसार है, आरपी दत्ता के अनुसार, उनकी बुक इंडिया टुडे में प्रथम चरण,
ये कमर्शियल है 1757 से 1813 का। वाणिज्यिक चरण इसको कहते हैं। अभी बता दे रहे हैं क्या है। द्वितीय चरण जो है वो 1813 से 1858, औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण। और तृतीय चरण है 1858 से या 1858 के बाद का, जिसे वित्तीय पूंजीवाद नाम दिया गया। देखिए ये जो चरण है ये वाणिज्यिक चरण है। यहां पर शोषण की शुरुआत हुई। इसमें भारत से कच्चे माल को भेजा गया इंग्लैंड, और वहां से जो बन करके माल आता था उसको भारत में स्टेब्लिश किया गया, उसको बेचा गया। और एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि इस फेज में उन्होंने अपने हिसाब से व्यापार करने की शुरुआत की, क्योंकि इस फेज में उनको यहां से सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। इसीलिए उन्होंने सत्ता पर स्थापना की। यहाँ की जो जमीनें उनको मिली, धीरे धीरे वहां से जो टैक्स आया उसी से उन्होंने यहाँ के सामान खरीदे और उसको फिर ब्रिटेन भेजना शुरू किया। इसीलिए इसको जो है वाणिज्यिक चरण कहा गया है। कमर्शियल फेज है, यहाँ कमर्शियल गतिविधियां ज्यादा हुई। यहाँ सत्ता की स्थापना की ज्यादा जोर नहीं दिया गया, लेकिन कमर्शियल गतिविधियों पर, वाणिज्यिक गतिविधियों पर ज्यादा जोर दिया गया और कोशिश किया गया कि यहीं के पैसे से जो यहाँ का रेवेन्यू मिलता है, यहाँ का जो टैक्स मिलता है। नहीं नहीं नहीं, ये चेन्नई में कहाँ लिख दिया आपने? नहीं नहीं, ये कमेंट आया है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना चेन्नई में नहीं हुई, बंबई में। बंबई में हमने अभी बताया तो था, बंबई में प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। वहीं देखिए 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से एओ ह्यूम ने एक संघ तो बना लिया था, लेकिन ये था कि इसकी हम प्रथम अधिवेशन जो है वो 1885 में करेंगे बंबई में। और वहीं से दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। तो कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो आप बंबई ही बताइए। बंबई में जब जिस समय इनका प्रथम अधिवेशन हुआ वही इसका स्थापना वर्ष भी माना जाता है, 1885। अभेंद्र सिंह, ये तो अब आपका नेटवर्क नहीं सही होगा, क्योंकि वैसे तो वॉइस सही जा रही है। तो इस फेज में देखिए ये जो वाणिज्यिक चरण है, यहाँ कमर्शलाइजेशन हुआ और इन्होंने जहां जहां जमीनें या जहां जहां जिन जिन जगहों पर, जैसे 1757 में तो उनको कुछ गांव मिले। उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ 64 में। उसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी का मतलब कि इनको रेवेन्यू राइट्स मिल गए, और उस रेवेन्यू से ये यहीं का सामान खरीद करके ब्रिटेन भेजते थे। तो यहीं का पैसा जब यूज करते थे उसको इन्होंने इन्वेस्टमेंट टर्म दिया। एक निवेश वर्ड पूछा भी गया है कुछ परीक्षाओं में कि ब्रिटेन या ब्रिटिश वासियों के लिए निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो निवेश का मतलब यहीं के रेवेन्यू से, यहीं के राजस्व से, यहीं का सामान खरीद करके, वो भी कच्चा माल, बना बनाया माल नहीं, कच्चा माल खरीद के ब्रिटेन भेजना, और ब्रिटेन से जो बन के माल आया है उसको यहाँ पर बेचना। तो ये जो औद्योगिक मुक्त व्यापार है, इसमें इन्होंने भारत को पूरा का पूरा बाजार बना दिया। क्योंकि उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तरह तरह की चीजें बनने लगी। अब उनको सामान बेचने के लिए जगह चाहिए थी, अपने हिसाब से सामान बेचना था। तो ये फेज जो था 1813 से 1858 का, ये इंडिया को इन्होंने एक फ्री ट्रेड कंट्री बनाया। मतलब भारत सामान लाते थे, उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, वो सस्ते से सस्ता बेचा जाता था यहाँ। और
यहाँ के सामानों के मुकाबले वो सस्ते रखे जाते थे, ताकि यहाँ की जो फैक्ट्रियां थी, भारत में जो सामान बन रहा था वो उनका मुकाबला ना कर पाए। तो इस प्रकार से एक मुक्त व्यापार की शुरुआत हुई। मुक्त व्यापार का मतलब कि इंपोर्ट जो सामान किया जा रहा है, जो बाहर से सामान आ रहा है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाना, कोई टैक्स नहीं लगाना, और उसको फ्री करके, टैक्स फ्री करके बेचना, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान वो बिके। और यहाँ से जो सामान जाए बना बनाया, उस पर खूब सारा टैक्स लगा देना, ताकि वो वहां बिके, महंगा बिके। बाकी ये जो वित्तीय पूंजीवाद है, इसमें ब्रिटेन वासी जो इस दौर में इन्होंने शोषण करके जो पैसा कमाया, उसी को फिर इन्वेस्ट कराया गया। इस बार इन्वेस्टमेंट का मतलब था यहाँ के उद्योगों में पैसा लगाना, यहाँ चाय के बागानों में पैसा लगाना, यहाँ बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना, लोन दे करके पैसा कमाना। तो इस तरह की चीजें जो है वित्तीय पूंजीवाद में हुई, और ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण था। और आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि उपनिवेशवाद का सीधा सा मतलब है कि किसी देश के संसाधनों का पूर्णतम उपभोग किया जाए अपने देश के लाभ में, और उस देश को उसका बहुत कम लाभ मिले या ना के बराबर लाभ मिले। यही उपनिवेशवाद का अर्थ है। और ब्रिटेन ने ऐसे सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सी कंट्री में अपनी कॉलोनी बनाई, बहुत सारे देशों में उपनिवेश अपने बनाए, और वहां से ज्यादा से ज्यादा शोषण करके अपने देश को डेवलप किया। तो ये आज का लेक्चर है। अब कल बाकी इसमें हम इसी के बाद द्वितीय चरण की शुरुआत करेंगे। तो कल इसी टाइम 5:15 तक हम क्लास शुरू कर देंगे। आप लोग 5 बजे ऑनलाइन आ जाया करिए, ताकि क्लास समय से शुरू हो सके। धन्यवाद।